आज का हमारा टॉपिक है बीएससी थर्ड ईयर पेपर फर्स्ट सीड, जिसके अंदर टॉपिक क्या है स्ट्रक्चर, सीड की स्ट्रक्चर एंड सस्पेंडेड एनिमेशन, बीज की संरचना और उसके अंदर पाए जाने वाला निलंबित संजीवन। टॉपिक के बारे में हम देखें तो डिस्कस करें तो सस्पेंडेड एनिमेशन या निलंबित संजीवन क्या है। तो बीज एक लिविंग जिसके अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जो उपापचयी क्रियाएँ होती है, वो कुछ समय के लिए सस्पेंडेड हो जाती है, निलंबित हो जाती हैं, रुक जाती हैं या धीमी हो जाती हैं, और वह अपनी संजीवन क्रियाओं को बनाए रखना, अपनी लिविंग प्रोसेस को, एक्टिविटीज़ को बनाए रखता है। इस कारण सीड एक अपने आप में एक पूरा प्लांट है और जिसके अंदर एम्ब्रियो प्रिजर्व रूप में रहता है, एम्ब्रियो प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ देखें हम सबसे पहले जो गार्डनियर है उन्होंने कहा था कि सीड एक एम्ब्रियो प्लांट की यूनिट है। किसी भी भ्रूणीय पादप की यूनिट जो होती है, वो इकाई जो होती है, वो सीड कहलाती है। जैसे किसी सजीव की जो मूलभूत इकाई है वो कोशिका है, इसी तरह कोशिका से ही संपूर्ण सजीव का निर्माण होता है। उसी तरह जो सीड है वो एक प्रकार की यूनिट या इकाई कहलाती है। इसमें देखें तो प्लांट की फ्यूचर जो स्ट्रक्चर्स होती है, वो जो फ्यूचर स्ट्रक्चर है वो प्रिमोर्डिया या आदिक कहलाती है, जिसका जो सेल्फ अरेंजमेंट या स्वव्यवस्थित क्रम जो पाया जाता है, जिससे वो सेल आगे जाकर उस प्लांट की जितने भी जो ऑर्गन्स होते हैं उनका फॉर्मेशन काम करने का काम उनके द्वारा, सेल्स के द्वारा किया जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर अगर हम अलग अलग डेफिनेशंस के देखें रूप में, तो फिर सीड क्या है, तो इसी प्रकार यहाँ पर सीड एक विभिजोतकी क्षेत्र है, यानी कि मेरिस्टेमेटिक एक्सिस है, जो कि स्टोरेज टिश्यूज़ या संग्रहित ऊतकों से मिलकर बनी होती है। और दूसरी डेफिनेशन में देखें तो सीड क्या है, तो यहाँ पर सीड एक अध्यावरण या अध्यावरण युक्त परिपक्व गुरु बीजाणुधानी होती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो सीड पर्टिकुलर क्या है, जैसे हम किसी ओव्यूल्स के अंदर देखते हैं, बीजांड के अंदर देखते हैं, तो बीजांड की संरचना के अंदर अध्यावरण यानी इंटेगुमेंट पाया जाता है, और जो बीजांड होता है वो एक प्रकार का गुरु बीजाणुधानी होता है। तो गुरु बीजाणुधानी ही आगे जाके बीजांड के अंदर रूप में परिवर्तित हो जाती है, और उसके अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है, एंटीपोडियल्स और सेंट्रल सेल्स और सिनर्जिड सेल जो पाई जाती हैं, उसके अंदर अध्यावरण कोशिकाएं युक्त। इस प्रकार सीड क्या है, एक अध्यावरण या इंटेगुमेंट युक्त मैच्योर गुरु बीजाणुधानी जो होती है वो बीज है, जो आगे जाके बीज के रूप में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट डेफिनेशंस में देखें तो ये जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जो पुष्पीय पादप होते हैं, उसके अंदर ही सीड जो है उसका विकास होता है। इसी प्रकार सीड एक प्लांट का क्या है, एक सूक्ष्म प्रारूप या मिनिएचर है। यहाँ पर हम मिनिएचर का मतलब कहते हैं कि कोई भी बड़ा प्रतिरूप, जैसे आगरे का किला। आगरे के किले को हम अगर छोटे से एक मॉडल के रूप में देखते हैं तो भी हमें आगरे के किले की पहचान हो जाती है कि आगरे का किला किस तरह से दिखाई देता है। तो यहाँ पर मिनिएचर का जो मीनिंग है उसका अर्थ होता है छोटा सा प्रारूप या छोटा मॉडल। तो यहाँ पर पूरे प्लांट को अगर सूक्ष्म रूप से हम देखते हैं तो वो सीड है। इसी तरह हम यहाँ कह सकते हैं अगली डेफिनेशन के अंदर सीड में जो है सुषुप्त या इनएक्टिव फॉर्म के अंदर या डॉर्मेंसा पाई जाती है। जो सीड जो है वो निश्चित सुषुप्त या निष्क्रिय अवस्था के अंदर रहता है, क्योंकि वहाँ पर उसकी जो उपापचयी क्रियाएँ होती है वो पूर्ण रूप से कम हो जाती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी की जो रेट है वो स्लो हो जाती है। इस कारण यहाँ पर जो मीनिंग काम में लिया गया सुषुप्त निष्क्रिय यानी डॉर्मेंसी या इनएक्टिव फॉर्म के अंदर वो पाया जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो भ्रूण होता है वो इनएक्टिव रूप में या निष्क्रिय अवस्था के रूप में उपस्थित रहता है बीज के अंदर। जब फेवरेबल कंडीशंस आती है या अनुकूलन अवस्थाएं जब आती है तो उस अवस्था के अंदर जो है ये सीड जो है वो ग्रो करता है, वृद्धि करता है, और इसका जो वृद्धि करने के बाद है ये प्लांट के रूप में विकसित हो जाता है।
ये हमने सीड के बारे में, पर्टिकुलर सीड क्या है इसके बारे में पढ़ा है। अब हम देखें तो सीड का जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से होता है। जो सीड जो होते हैं वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होती हैं, आवृत बीजी जो पादप होते हैं, उसके अंदर जो भ्रूणकोश होता है, दो शब्द का काम हम यहाँ पर देखते हैं। एक तो भ्रूणकोश यानी एम्ब्रियो सेक, जो कि ओव्यूल्स का एक पार्ट है, बीजांड का एक भाग है, जिसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन के बाद है जो एम्ब्रियो सेक है उसके अंदर त्रिगुणित कोशिकाएं हो जाती हैं और ये आगे जाके भ्रूण कोश जो है वो भ्रूण कोश के अंदर परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पर ये जब कहलाएगा तो वो है एंडोस्पर्म कहलाएगा। तो यहाँ पर ये जो भ्रूण कोश है उसमें डबल फर्टिलाइजेशन केंद्रीय कोशिकाएं होती है, जिसके अंदर दोहरे निषेचन के बाद ये जो है वो बीजांड जो है वो बीज के अंदर बीजांड जो है वो भ्रूण कोश में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर काम में आया है शब्द भ्रूण कोश एम्ब्रियो सेक, और नीचे जो है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो शब्द चेंज हुआ है वो है एंडोस्पर्म यानी भ्रूण कोश। इसका विकास इसके अंदर होता है, जिसके कारण जो है एम्ब्रियो के अंदर फूड जो है वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए फूड स्टोरेज होना, संग्रहित होना शुरू हो जाता है। इस डायग्राम को यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो ये एक प्रकार का क्या है, गुरु बीजाणु है। जो गुरु बीजाणु के अंदर 8 प्रकार की कोशिकाएं हमें पाई जाती है। अगर हम एंजियोस्पर्म का या आवृत बीजियों का डेवलपमेंट या फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पढ़े तो उसके अंदर ऊपर की ओर 3 कोशिकाएं, नीचे की ओर 3 कोशिकाएं पाई जाती है और 2 भी केंद्रीय कोशिकाएं होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो पोलन ट्यूब होती है उसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं और 2 न्यूक्लियस, पहला न्यूक्लियस जो है वो एक एम्ब्रियो के साथ फर्टिलाइज हो जाता है और दूसरा जो न्यूक्लियस होता है वो सेंट्रल कोशिकाओं के साथ फर्टिलाइज होकर त्रिगुणित भ्रूण कोश का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये जो है त्रिगुणित भ्रूण कोश, इसके अंदर भोजन का संग्रह रहता है और जो नीचे वाली कोशिकाएं होती है उसके द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है। जो धीरे धीरे जो जितने भी प्लांट की जो अदर ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन पार्ट होते हैं, जैसे कैलेक्स है, कोरेला है, इसके अंदर जो फूड की सप्लाई होती है, ये फूड के फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इनके अंदर जो फूड की सप्लाई हो रही है वो अब एंडोस्पर्म के अंदर होने लगती है और ये जो फूड है वो स्टोरेज फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन्स है, लिपिड्स है, इसके रूप में फूड स्टोर इसके अंदर हो जाता है। जो भ्रूणीय पोषीय पादप होते हैं उसके अंदर ये एंडोस्पर्म में फूड जो है स्टोर होता है, जबकि जो नॉन एंडोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उसके अंदर कॉटिलेडन या बीज पत्रों के रूप में भ्रूण वो है फूड जो है स्टोर होता है। जैसे हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जो डाइकॉट होते हैं, द्विबीजपत्री पादप जो होते हैं, द्विबीजपत्री पादप के अंदर बीज पत्र पाए जाते हैं, कॉटिलेडन्स पाए जाते हैं, तो उनके अंदर जो स्टोरेज फूड है वो कॉटिलेडन्स यानी बीज पत्रों में पाया जाता है, जबकि जो नॉन एंडोस्पर्मिक पादप है उनके अंदर कॉटिलेडन्स प्रेजेंट नहीं होते, तो वहाँ पर यह एंडोस्पर्म के रूप में, भ्रूणकोश के रूप में भोजन संग्रहित करने का काम करता है। तो इसी को हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो डिफरेंट इसकी जो डेफिनेशंस, इसका जो कोशिकाएं होती है, इसके अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उन कोशिकाएं का डिफ्रेंशिएशन यानी विभेदीकरण जो होता है वो प्रारंभ हो जाता है और जिसमें जो भ्रूणकोश होता है, एंडोस्पर्म की जो कोशिकाएं होती है उनका आकार बढ़ने लगता है और भ्रूणकोश की भी आकार बढ़ने लगता है और बाद में जो एम्ब्रियो की जो कोशिकाएं होती है उसका विकास भी होने लगता है और भ्रूण को ये पोषण प्रदान करने का काम करती है। तो यहाँ पर अगर हम एंडोस्पर्म का फंक्शन देखें तो एंडोस्पर्म का फंक्शन यही है कि जो बढ़ता हुआ भ्रूण है उसको पोषण प्रदान करने का काम जो है वो एंडोस्पर्म के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर जो है बीजावरण जो है वो इंटेगुमेंट जो है वो बीज चोल या सीड कोट में परिवर्तित हो जाता है। ये इसके परिवर्धन की अवस्था, इस प्रकार सीड का विकास होता है। अगर अब हम नेक्स्ट में देखें तो ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ इंटेगुमेंट इनटू सीड, जो अध्यावरण जो होते हैं जो कि बीजांड पर पाए जाते हैं, उन बीजावरण में बीजावरण पर पाए जाने वाले जो अध्यावरण होते हैं उसकी संरचना किस प्रकार होती है। जैसे जैसे फूड का स्टोरेज होता जाता है उन सेल्स के जो है साइज़ वो इंक्रीज़ होने लगती है। यहाँ पर हम एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कॉटन
की जो अगर हम सीड का देखें तो कॉटन की सीड के अंदर कुछ हेयर्स पाए जाते हैं। तो ये जो हेयर्स होते हैं वो एपिडर्मिस के द्वारा डेवलप होते हैं। एपिडर्मिस में पाई जाने वाली परतों के द्वारा ये डेवलप होते हैं। अगर हम इन दोनों ही अध्यावरणों की संरचना देखें तो दोनों ही अध्यावरण में फर्स्ट अध्यावरण जो है आउटर इंटेगुमेंट जो होता है, जो बीजांड में पाया जाता है, उसकी आउटर इंटेगुमेंट में फर्स्ट जो लेयर होती है वो आउटर एपिडर्मिस की लेयर होती है, जिसके अंदर 2 से 3 परतें जो है वो इसकी आउटर एपिडर्मिस की पाई जाती है, जिसके अंदर जो टैनिन और स्टार्च है उसका डिपोजिशन इस लेयर्स में होने लगता है और इन लेयर की थिकनिंग बढ़ने लगती है। दूसरे स्थान पर जो लेयर पाई जाती है उसे हम आउटर पिगमेंटेड लेयर, या जिसके अंदर पिगमेंट या वर्णक इसके अंदर पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप के वर्णक इसके पाए जाते हैं, जिसके कारण सीड का जो है कलर्स, सीड के अंदर कलर प्रेजेंट होते हैं। थर्ड जो लेयर होती है आउटर इंटेगुमेंट में, इनर एपिडर्मिस या आंतरिक उपत्वचा जो होती है, उसकी लगभग 8 से 15 परतें उसके अंदर प्रेजेंट्स होती है। इस प्रकार हमने देखा जो आउटर इंटेगुमेंट है उसके अंदर 3 लेयर प्रेजेंट्स होती है। अब हम अगर इंटर इंटेगुमेंट को देखें तो इनर इंटेगुमेंट के अंदर 4 परतें इसके अंदर पाई जाती है। सबसे पहली जो इनर इंटेगुमेंट के अंदर लेयर पाई जाती है वो होती है आउटर पैलिसेड लेयर होती है, और उसके बाद जो परत पाई जाती है उसे इनर पिगमेंटेड लेयर कहते हैं। आउटर पैलिसेड लेयर जो होती है वो एक प्रकार के खंभ ऊतकों से मिलकर बनी होती है, और उसके बाद जो परत पाई जाती है उसे इनर पिगमेंटेड रीजन या आंतरिक वर्णकीय क्षेत्र कहा जाता है, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के पिगमेंट्स या वर्णक इसके अंदर उपस्थित होते हैं, और इसकी 4 से 5 लेयर इसके अंदर प्रेजेंट होती है। थर्ड लेयर देखें तो इनर कलरलेस जोन जो होती है, जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई कलर या पिगमेंट इसके अंदर उपस्थित नहीं होता है, और इस प्रकार की लगभग 9 से 10 जो लेयर्स होती हैं सेल्स की, वो 9 से 10 लेयर इनर कलरलेस जोन के अंदर प्रेजेंट्स होती हैं। चौथी जो इनर इंटेगुमेंट की लेयर होती है उसे हम फ्रिंज रीजन कहते हैं। इस फ्रिंज रीजन्स के अंदर जो कोशिकाएं होती है वो उपस्थित होती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो इनर इंटेगुमेंट के अंदर 4 लेयर पाई जाती है, जबकि आउटर इंटेगुमेंट के अंदर 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। इस प्रकार जब परागकरण की जो प्रक्रिया हो जाती है, पॉलिनेशन की प्रक्रिया के बाद जब पोलन ट्यूब है वो एग को फर्टिलाइज कर देती है, तब पॉलिनेशन के लगभग 78 दिनों के बाद वो है इनर इंटेगुमेंट जो होती है वो रेडियली थोड़ी इलोंगेटेड हो जाती है, लंबाई में वृद्धि करती है और होने लगती है, और इन कोशिकाओं पर जो होती है वो थिकनिंग यानी कि डिपोजिशन इनके ऊपर बढ़ जाता है। जो डिपोजिशन होता है वो जो है वो स्टोरेज फूड का जो डिपोजिशन इसके अंदर होने लगता है, और पैलिसेड जो टिश्यूज़ है वो बन जाते हैं, हमने जैसा डायग्राम के अंदर देखा। और इस प्रकार यहाँ पर इंटर इंटेगुमेंट में 4 लेयर और आउटर इंटेगुमेंट में 3 लेयर्स का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर हम डिटेल में भी देख सकते हैं जो आउटर इंटेगुमेंट है, तो आउटर इंटेगुमेंट में 3 लेयर हैं। आउटर एपिडर्मिस जिसके द्वारा मैच्योर सीड कॉटन फाइबर्स का निर्माण करते हैं, और जो मिडिल लेयर होती है वो 1 to 3 लेयर पाई जाती है, जिसके अंदर आउटर पिगमेंटेड लेयर 2 से 5 लेयर्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है, और इनर एपिडर्मिस रहती है जिसके द्वारा कैलेक्स का निर्माण होता है, और 2 से 3 कैलेक्स कोशिकाओं का कलरलेस कोशिकाओं का निर्माण होता है, और वो 2 से 3 परतें उसके अंदर पाई जाती है। इसी तरह जो इनर इंटेगुमेंट होती है उसके अंदर जो आउटर एपिडर्मिस की जो कोशिकाएं होती है वो पहले से टिश्यूज़ का निर्माण करती है, और मिडिल लेयर की जो कोशिकाएं होती है वो लगभग 7 से 15 कोशिकाओं की जो पंक्तियाँ होती है उसके अंदर इनर पिगमेंटेड लेयर की 4 से 5 परतें उसके अंदर पाई जाती है, और इनर एपिडर्मिस है वो इनर एपिडर्मिस जो है वो फ्रिंज लेयर का निर्माण करती है। इस प्रकार ये अध्यावरण की एक प्रकार की संरचना हमने यहाँ पर पढ़ी है। अब यहाँ पर हम देखें तो ओव्यूल्स है वो उसके तो कौन कौन से पार्ट होते हैं वो हमें किस तरह से दिखाई देते हैं। देखिए ओव्यूल्स की स्ट्रक्चर देखें तो ओव्यूल्स के अंदर जो आउटर इंटेगुमेंट होता है उसको हम अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण जिसको हम टेस्टा कहते हैं, और अंतः अध्यावरण जिसको हम टैगमेन कहते हैं।
इसके नीचे की ओर जो ओव्यूल्स होता है, बीजांड होता है, उसके नीचे की ओर एक छेद पाया जाता है जिसको हम माइक्रोपाइल रीजन्स कहते हैं। ऊपर की ओर जो है उसके भाग को चैलेजा या निभागीय क्षेत्र कहा जाता है। इस प्रकार एक बीजांड का निर्माण होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीड। सीड की जो होती संरचना वो किस प्रकार से एक सीड का निर्माण होता है। जैसे एक डाइकोट सीड है तो एक द्विबीजपत्रीय बीज जो होता है उसके अंदर कौन कौन सी लेयर्स पाई जाती है। जैसे हमें सीड में सबसे पहले बाहर की ओर आउटर जो कवरिंग पाई जाती है उसको सीड कोट या बीजावरण कहा जाता है, जिसका निर्माण जो है वो अध्यावरण या इंटेगमेंट के द्वारा होता है। और इसका काम जो है ये एक प्रकार का प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करता है या संरक्षित जो है वो उस आवरण का काम उसके द्वारा किया जाता है, जिससे सीड के जो अंदर एम्ब्रियो पाया जाता है वह उसको सुरक्षित रखने का काम करता है। और इसमें जो है वो इंटेगमेंट जो होता है वो 2 प्रकार का बनता है, आउटर इंटेगमेंट और इनर इंटेगमेंट, टेस्टा और टैगमेंट। सेकंड जो भाग होता है उसके अंदर एम्ब्रियो का निर्माण होता है और एम्ब्रियो का निर्माण जो होता है वह भ्रूण कोश में होता है। और भ्रूण कोश में जो कोशिकाएं पाई जाती, जैसे हमने बताया था कि उसके अंदर एक एपेरेटस होता है जो कि नीचे की ओर पाया जाता है। उन कोशिकाओं में जो एग सेल्स होती है उसका फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन से भ्रूण का निर्माण होता है। और एम्ब्रियो जो है वो सीड कोट के अंदर आवृत या एनक्लोज्ड हो जाता है, बीजावरण के अंदर चारों ओर बीजावरण के द्वारा ढक दिया जाता है। जो इसके अंदर एम्ब्रियो के अंदर जो पहला भाग आता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट में, सबसे पहला आता है बीजपत्र या कॉटिलिडन्स। कॉटिलिडन्स या बीज पत्रों का निर्माण जो डाइकोट के अंदर होता है, जिसके अंदर जो रिजर्व फूड है, संचित भोजन है, वो बीज पत्रों के अंदर संचित रहता है, जो बढ़ते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। जो भ्रूण की जो पत्तियां होती हैं, एम्ब्रियो की जो लीव्स होती हैं, उसके अंदर डाइकोट के अंदर 2 पाई जाती हैं और मोनोकोट के अंदर 1 पत्ती इसके अंदर पाई जाती है, जो कि स्टोरेज फूड को संचित करने का काम करती है। और ये जो स्टोरेज फूड की जो लीव्स होती हैं वो फ्लैशी होती है, यानी मांसल होती हैं अंकुरित होने पर। और फूड के समाप्त होने पर ये जो पत्तियां होती है, कॉटिलिडन्स जो बीज पत्र होते हैं, वो कैसे होते हैं, थिन पतले हो जाते हैं और पेपरी स्ट्रक्चर के रूप में पाए जाते हैं। डायग्राम में अंदर हम देखें तो देखिए एक अगर हम सीड के स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ सीड के ऊपर आउटर फॉर्म में कॉटिलिडन्स यानी बीज पत्र उपस्थित होते हैं। ऊपर की ओर प्रांकुर यानी प्लूमल्यूक प्रेजेंस होता है, जिससे कि आगे जाके शूट या एपिकॉटिल जिसको कहते हैं, बीज पत्रोपरिक कहते हैं, उसका निर्माण प्रांकुर के द्वारा होता है। नीचे की ओर जो है वो मेन एक्सिस के ऊपर मूलांकुर पाया जाता है, जिससे कि हम माइक्रोपाइलर रीजन्स की ओर मूलांकुर पाया जाता है, और जिसके अंदर आगे जाके रेडिकल या हाइपोकॉटिलिडन्स का जिसके द्वारा निर्माण होता है। इस प्रकार यहाँ पर एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। और ये जो एम्ब्रियो है वो मेन एक्सिस के ऊपर या मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। अब अगर हम इसके थर्ड पार्ट को देखें तो भ्रूणपोष इसका निर्माण किसके द्वारा होता है। जो भ्रूणपोष के अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो भ्रूणकोश यानी एम्ब्रियो सैक की जो के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है, केंद्रीय कोशिकाएं पाई जाती है, वो फर्टिलाइजेशन के बाद, क्योंकि वो कोशिकाएं द्विगुणित होती है और निषेचन के बाद वो कोशिकाएं त्रिगुणित हो जाती है, और त्रिगुणित होने के बाद ये कोशिकाएं भ्रूण कोश का निर्माण या एंडोस्पर्म का निर्माण कर देती हैं। और इस एंडोस्पर्म का जो काम होता है वो न्यूट्रिटिव यानी पोषण प्रदान करने का काम, ये एक प्रकार का न्यूट्रिटिव टिश्यूज़ है, पोषण प्रदान करने का उत्तक है। अब ये जो एंडोस्पर्म है वो 2 प्रकार से पाया जाएगा। हमने जो पहले डिस्कस किया था, सबसे पहले यहाँ देखिए जो भ्रूणपोषी बीज यानी एंडोस्पर्मिक सीड है, उसके अंदर जो एल्बुमिनियस सीड जो होती है उसके अंदर जो फूड है वो रिजर्व फूड के फॉर्म में ये पाया जाएगा। और फूड जो होता है वो थिक सकिंग ऑर्गन्स के रूप में इसमें प्रेजेंस होता है। और ये बिना जब इसके अंदर जो रिजर्व फूड नहीं होने की स्थिति में ये कैसा होता है, पतली लेयर के रूप में ये प्रेजेंस होता है। दूसरे प्रकार के जो बीज होते हैं उसको हम नॉन एंडोस्पर्मिक या इसको एल्बुमिनियस सीड कहते हैं, जिसके अंदर फूड जो है वो पतली लेयर के रूप में ही
प्रेजेंस होता है, जिसके अंदर किसी प्रकार का स्टोरेज फूड नहीं पाया जाता। फूड के अंदर किसी एम्ब्रियो के अंदर किसी प्रकार का स्टोरेज फूड उसके अंदर प्रेजेंस नहीं होता, उसको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। अब हम देखें तो चौथी जो स्ट्रक्चर आती है डेवलपमेंट ऑफ सीड के अंदर जो आती है वो है पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म पेरिस्पर्म यानी परिभ्रूण कोश। परिभ्रूण कोश के अंदर जो बीजांडकार या जो न्यूक्लियस होता है वो एक पतली लेयर के अंदर उपस्थित होता है और ये आगे जाके पेरिडर्म या परिभ्रूण कोश का निर्माण करता है। और इसको हम जो है वो डाइकॉट में जो पाइपर नाइग्राम होती है, काली मिर्च जो होती है, उसके अंदर हम इसको देख सकते हैं। अब हम जो सीड का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर पांचवी जो संरचना है वो हमें प्रिनंकल यानी कैरेंकल जो है वो हमें देखने को मिलती है। ये जो स्ट्रक्चर है वो यूफेरबेसी जो के जो प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट्स के जो मेंबर्स होते हैं उसके सीड के अंदर ये बीजांडद्वारी जो क्षेत्र होता है उसके ऊपर जो सफ़ेद रंग की मांसल या फ्लैशी स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर है उसका निर्माण जो है वो बाह्य अध्यावरण की जो कुछ कोशिकाएं होती हैं, जो अपर पार्ट के अंदर कोशिकाएं पाई जाती है, उन कोशिकाओं के अंदर सेल्स का जो है वो बार बार डिवीज़न होता है। उस डिवीज़न के उस प्रोसेस को हम प्रचुरोद भवन या प्रोलिफिकेशन कहते हैं, जिसके कारण जो है कोशिकाएं थोड़ी लार्ज संख्या में बन जाती है और वहाँ पर माइक्रोपाइलर रीजन्स के अंदर आउटर इंटेगुमेंट में एक संरचना का निर्माण करते हैं जिसे हम ग्रुनकल कैरेंकल कहते हैं। छठा पार्ट जो आता है सीड के अंदर उसको हम ओपर्क्यूलम कहते हैं। सीड का जो माइक्रोपाइलर रीजन होता है बीजांडद्वारी क्षेत्र होता है जिसके ऊपर एक प्लग और या एक डॉट संरचना पाई जाती है, लाइक स्ट्रक्चर होती है, और जिसे ही हम ओपर्क्यूलम कहते हैं। और ये ओपर्क्यूलम जो है वो सीड के जर्मिनेशन के समय हट जाता है, जिससे कि जो जल है वो जर्मिनेशन के समय इस ओपर्क्यूलम के द्वारा माइक्रोपाइलर रीजन से सीड के अंदर एंटर कर जाता है। डेवलपमेंट ऑफ सीड के अंदर हमने सातवीं जो स्ट्रक्चर है वो हमें देखने को मिलती है एरिल। एरिल जो होता है वो सीड में प्रेजेंट होता है। ये एक प्रकार का जो कलर्ड फ्लैशी रंगीन मानसिक अपेंडेज यानी उपागम होता है, एक संरचना होती है जो कि टेस्टा और जो माइक्रोपाइलर रीजन्स है उसमें फर्टिलाइजेशन के बाद में डेवलपमेंट होता है। टेस्टा किसको कहते हैं हम, आउटर इंटेगुमेंट या बाह्य अध्यावरण जो होता है उसका, और बीजांड द्वार के बीच के अंदर बीजांड ग्रंथ माइक्रोपाइलर रीजन्स के बाद के अंदर फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के बाद विकसित होने वाली संरचना होती है जिसको हम एरिल कहते हैं। इस प्रकार ये जो है एरिल जो है वो लीची के अंदर प्रेजेंट होता है। प्रत्येक सीड के अंदर इसका डेवलपमेंट नहीं होता है, इस प्रकार ये कुछ सीड्स के अंदर ही इसका डेवलपमेंट होता है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिफरेंट टाइप्स के सीड की स्ट्रक्चर को देखें